नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। और विभिन्न सिद्धांतों में कल की क्लास में अपनों ने एरिक एरिक्सन का सिद्धांत और गैसेल द्वारा दिया गया परिपक्वता सिद्धांत कंप्लीट किया। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में बाल विकास का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। और कौन सा सिद्धांत? अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं। इस सिद्धांत में इनके जनक कौन है? इनके जनक, यहां पर पहले ही मैं क्लियर कर देती हूं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का भी मिलता है, परंतु यहां पर अपन पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे द्वारा रचित संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोनों की दोनों विकास के सिद्धांत माने जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां पर अपन जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग किस पर किया? जितने भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी मनोवैज्ञानिक है जिनके प्रसिद्ध सिद्धांत है, लगभग उन्होंने प्रयोग करके बाद में अपने सिद्धांत दिए थे। तो यहां पर इन्होंने भी, अब कुछ लोगों ने पशु पक्षियों पर प्रयोग किए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्यों पर, बालकों पर प्रयोग किए। तो इन्होंने भी बच्चों पर प्रयोग किए, और बच्चों में भी किस पर प्रयोग किए? अपने तीन पुत्रों के साथ 16 अन्य बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए। और इन्होंने जो है वो क्या देखा कि इनका विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से विकास होता है, और विकास के फलस्वरूप उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इस बात की खोज इनके द्वारा की गई। तो प्रयोग बच्चों पर किया, और इनके 3 बच्चे थे, जिनमें लॉरेंस, ल्यूसीन और इसके साथ साथ जैकलिन। इन 3 विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत को इन 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, 3 बच्चे और 16 अन्य बच्चे, और उनका अध्ययन किस में किया? अवस्थाओं में किया। यहां पर अपन देखते हैं कि इन्होंने देखा कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक विकास करता है। किस प्रकार का विकास करता है? शारीरिक भी करता है, साथ साथ मानसिक भी करता है। ठीक है, मानसिक विकास भी करता है। अब शारीरिक व मानसिक विकास के तहत बालक एक अवस्था से जो दूसरी अवस्था उसमें बौद्धिक विकास करता है। और उसी बौद्धिक विकास के तहत, उसी सामंजस्य व संतुलन के तहत अंत में वह ज्ञान की उच्च कोटि तक पहुंच जाता है। ज्ञान की उच्च कोटि तक पहुंच जाता है, और वही अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? संज्ञान की अवस्था कहलाती है। तो यहां पर अपनों ने सिर्फ 2 चीज पढ़ी है। कौन सी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे द्वारा दिया गया। किस पर प्रयोग करते हुए दिया गया? बच्चों पर प्रयोग करते हुए, बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में किस किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उन चीजों की खोज करते हुए इन्होंने प्रयोग किया। कितने बच्चों पर? 3 खुद के बच्चे, 16 अन्य बच्चों का अध्ययन करते हुए प्रयोग किया। एक बात तो ये होगी। दूसरी, इन्होंने संज्ञान किसे कहा? तो देखिए, संज्ञान सीधी की सीधी बात इतनी सी है कि ज्ञान की उच्च कोटि या उच्च श्रेणी ही क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। ये बात है। ठीक है, ज्ञान की उच्च कोटि अर्थात बालक क्या करता है? मानसिक व शारीरिक विकास करता है।
और उनके माध्यम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जैसे जाता है, संतुलन करता है, दोनों अवस्थाओं में संतुलन स्थापित करता है, फिर आगे की अवस्था में कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है, फिर संतुलन स्थापित करता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो अंत में एक समय ऐसा होता है जब वह अपना संपूर्ण ज्ञान विकसित कर लेता है, अपना संपूर्ण विकास कर लेता है। उस संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण अवस्था को या संपूर्ण विकास की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने सिर्फ दो चीजों के बारे में बात की है, एक तो प्रयोग और एक संज्ञान कहते किसे हैं। तो संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की उच्च कोटि को ही संज्ञान कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, जो पहली बात है यहां पर वो ये है कि भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया। संज्ञान किसे कहते हैं? इन्होंने कहा कि ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कोटि ही क्या है? संज्ञान है। इसके साथ साथ प्रयोग किस पर किया? बच्चों पर किया। अब बच्चों पर जो प्रयोग किया उसे किस पुस्तक में इन्होंने लिखा? तो बाल चिंतन की भाषा, बाल चिंतन की भाषा नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने अपने प्रयोग पर पूरा का पूरा विवरण दिया। उसके बाद देखिए, संज्ञान की अवस्था ज्ञान की उच्च कोटि की अवस्था ही है, इसलिए इसे ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ साथ इन्होंने संज्ञान जो ज्ञान की उच्च कोटि बताई, अर्थात संपूर्ण अवस्था कौन सी है? संज्ञान है। तो इसलिए इनके इस सिद्धांत को संज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि उच्च मानसिक विकास ही क्या कहलाता है? संज्ञान। दूसरी बात, जीन पियाजे एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे स्वयं, और विकासात्मक मनोवैज्ञानिक होने के कारण इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत दिया उसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको विकासात्मक सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बालक की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य होने वाले विकास का अध्ययन किया, इसलिए इसे विकास का अध्ययन या विकास का सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही इन्होंने विकास में विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया, तो इसलिए इसे विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात कौन सी आती है? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अक्सर यूं पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं? तो ये अपनों ने बात कर ली, ये स्विट्जरलैंड के हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा नहीं दिया गया? तो जीन पियाजे द्वारा नहीं दिया गया, उसमें एक तो नाम आ जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक आ जाएगा ज्ञान का सिद्धांत, एक आ जाएगा विकासात्मक का सिद्धांत। 3 ये ऑप्शन आ गए। चौथा आ जाएगा परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसलिए चौथा परिपक्वता का गेसेल ने दिया है, तो इसलिए अपन उस विकल्प को सही कर लेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आपको पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के विभिन्न नामों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विभिन्न नामों से संबंधित भी अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके विभिन्न नामों से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए यहां पर अपनों ने देखा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, ज्ञान का सिद्धांत जीन पियाजे, विकासात्मक जीन पियाजे, विकासी अवस्था का सिद्धांत ये भी जीन पियाजे। सीधा का सीधा पूछ ले कि अवस्था का सिद्धांत, वैसे तो अवस्थाएं सबने बताई है,
परंतु इनके सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर यदि यूं पूछ लिया जाए कि भी जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के सिद्धांतों में ये तो है ही कि भी अवस्था तो है ही है, तो अवस्था का सिद्धांत भी ये कहलाएगा। तो इन चारों पांचों नामों में से एक कोई अलग नाम होगा जिसको आपको हटाना होगा। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने देखा प्रयोग, पुस्तक और उसके बाद सिद्धांत के विभिन्न नाम। विभिन्न नामों में आप क्या लिखेंगे? ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत, विकासी अवस्था और साथ साथ अवस्था का सिद्धांत भी आप लिख लेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके सिद्धांतों में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो इन्होंने अपने सिद्धांत में मूल रूप में शामिल की थी। तो यहां पर अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करने वाले हैं बालक के मानसिक विकास पर। तो देखिए इन्होंने जो है वो बालक के मानसिक विकास के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण बताई है। कौन सी बताई है? तो देखिए मानसिक विकास के लिए इन्होंने यूं कहा है कि भाई दो चीजें अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन सी? एक तो संगठन और एक अनुकूलन। इन्होंने कहा है कि भाई ये जो विकास होता है वो संगठन व अनुकूलन के माध्यम से होता है। ठीक है, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन को भी इन्होंने आगे जाकर दो भागों में विभक्त किया। एक तो आत्मसातीकरण सातीकरण और एक विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण ये क्या चीज है? इन्होंने यूं कहा कि बालक इस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता जाता है, अपना विकास करता जाता है। संगठन क्या है? संगठन है कि बुद्धि के द्वारा बालक प्रत्यक्षीकृत करते हुए जो चीजें ग्रहण करता है उसे ही क्या कहा जाता है? संगठन। सीधी की सीधी बात, इसमें एक ही शब्द ध्यान रख लीजिए, प्रत्यक्षीकृत। प्रत्यक्षीकृत क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने, प्रतिजोड़ अक्ष से मिलकर बना है, तो आंखों के सामने। अब आंखों के सामने का मतलब मूर्त। भी बालक को जो भी मूर्त वस्तु दिखाई दे रही है उसको देखकर वो उससे संबंधित कोई न कोई संप्रत्यय बनाएगा, कोई न कोई प्रत्यय बना लेगा कि हाँ ये एक ऐसी चीज है। उसे ही क्या कहा जाता है? संगठन। इस प्रकार से वो जितनी भी वस्तुएं देखेगा उनसे संबंधित अपने मस्तिष्क में प्रत्यय बनाता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बालक 3.5 महीने का हो गया, उसके बाद एक ऐसी जीती जागती मूर्त जिसको वो है मां मान लेता है, तो उसके संदर्भ में वो एक संप्रत्यय बना लेता है। वो सिर्फ ये संप्रत्यय बनाता है कि भाई इससे मेरे भोजन की आपूर्ति होगी, मुझे दूध मिलेगा। उसे ये नहीं पता ये माँ है, दादी है, क्या है। उसे इन रिश्तों का ज्ञान नहीं है। उसे तो बस प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रही है उससे उसे ये हो गया कि भाई इससे दूध मिलता है, इससे इसका मतलब है कि इससे मुझे भोजन प्राप्त होगा या इससे मुझे दूध प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से अलग अलग चीजों के संदर्भ में जो उसे जो देखता है उसके संबंध में संप्रत्यय बनाता जाता है। फिर वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मूर्त है, सामने दिखाई दे रही है, उन्हीं का सामने दिखाई नहीं दे रही, उसके बारे में बालक पहले कुछ भी नहीं सोच पाता। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि ये जो चीजें वो ग्रहण करता जाता है। फिर बाद में मान लीजिए कि वो 8-10 महीने का हो गया, लगभग 12 महीने में बालक है वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि वो 12 महीने का है, 12 महीने का बालक हो गया। उसी समय बालक की दादी ने या अन्य किसी ने कहा कि बोलो बेटा माँ, वो माँ है। तो उसे पहले तो यूं पता चला था कि भाई इससे हमें भोजन मिल रहा है, इसे दूध प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब वो यूं सोचता है कि भाई जिससे दूध प्राप्ति होती है उसे माँ बोलना है।
तो वो क्या करेगा, उस पुराने ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेगा, अनुकूलन स्थापित करेगा या संतुलन स्थापित करेगा। काफी जगह पर इसका नाम समायोजन भी दे रखा है, काफी जगहों पर इसका नाम संतुलन भी दे रखा है। तो यहां पर जो है वो पूर्व ज्ञान के साथ बालक जब नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है या उनमें संतुलन स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उसको ही क्या करता है, क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। अब अनुकूलन होता क्या है, या अनुकूलन दो चीजों में होता है, तो वो किस किस प्रकार से होता है। पहली बात तो ये कि बालक ने पूर्व ज्ञान से जो नवीन ज्ञान को जोड़ा, वो नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेगा, नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेगा, ठीक है। वो नवीन ज्ञान को आत्मसात करेगा, यानी अपने हृदय में उतारेगा, अपने मानसिक रूप से वह ग्रहण कर लेगा, ठीक है। यह आत्मसातीकरण हो गया। मान लीजिए उसने जो नवीन ज्ञान प्राप्त किया है उसका भी और आगे जाकर वो विस्तार कर रहा है, नवीन ज्ञान का भी वो विस्तार कर रहा है। विस्तार का मतलब उस प्राप्त ज्ञान में और कुछ चीजों को भी ग्रहण करता हुआ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्टीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यूं कहा कि भी कोई भी बालक है वो इसी प्रक्रिया द्वारा मानसिक विकास करता है। कोई भी बालक जब बहुत छोटा होता है तब वह सिर्फ और सिर्फ संगठन करता है, संगठन यानी विभिन्न संपत्तियों को प्राप्त करता जाता है जिनको वह देखता है। उसके बाद वह जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह अनुकूलन स्थापित करता है, और अनुकूलन के तहत वो नई चीजों को आत्मसात भी करेगा, साथ साथ नई चीजों का विस्तार भी करता जाएगा। इस तरीके से वो धीरे 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 अपना पूर्ण विकास कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताई है। तो ये थी पियाजे द्वारा या पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की प्रक्रिया, जिसमें बालक मानसिक विकास किस प्रकार से करता है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूं कि इन्होंने इस मानसिक प्रक्रिया के लिए विभिन्न अवस्थाएं भी बताई है, और अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई है, कुल 4 बताई है। तो इन्होंने यूं कहा कि भी पहली अवस्था में बालक यहां से शुरू होगा और अंतिम अवस्था में बालक यहां तक पहुंच जाएगा और वह संज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। इसीलिए उसे या इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम दिया गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपन देखते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं को, जो इस सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण जो योगदान है वो देती है। तो अपन यहां पर वो देखते हैं। और उसके बाद अपन देखते हैं बालक के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, बालक जो ज्ञान की प्राप्ति करता है ना, वो 3 रूपों में करता है। ज्ञान की प्राप्ति के 3 रूप होते हैं। प्राप्ति के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, एक तो बालक के ज्ञान की प्राप्ति किस माध्यम से होती है, कैसे होती है? तो देखिए, एक तो होती है पदार्थ के संबंध में। वह एक पदार्थ के संबंध में, पदार्थ का मतलब है कि उसके अलावा जो भी चीजें हैं उन सभी से संबंधित वो प्रत्ययों का निर्माण करता है। दूसरा, स्वयं से संबंधित, स्वयं के संबंध में। ये दोनों अलग अलग चीजें रहती है। पहले बालक पदार्थों का अलग से संप्रत्यय निर्माण करता है, स्वयं का अलग से प्रत्यय निर्माण करता है। बाद में वह क्या करता है कि पदार्थ व स्वयं, पदार्थ के और स्वयं के मध्य
अंतःक्रिया के संबंध में। ये क्या है? जिस भी पदार्थ के बारे में उसने संप्रत्यय निर्मित किया है, क्या वो उसके लिए, स्वयं के लिए कोई लाभदायक है, या कहीं भी कोई सहयोग दे रही है, कहीं भी उसका कोई योगदान है? अगर योगदान है तो वो फिर उस चीज को ज्यादा निकट ले लेगा। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति है वो 3 रूपों में होती है। एक तो पदार्थ के संबंध में, स्वयं के संदर्भ में, और दूसरे अंतिम हो गए पदार्थ व स्वयं के अंतःक्रिया के संबंध में। अब इनसे संबंधित वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो सीखने की क्रिया है या सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें वह कौन कौन सी क्रियाएं करेगा? देखिए, पहले तो वह सामाजिक क्रिया करता है। सामाजिक क्रिया यानी सामाजिक क्रिया का मतलब बाहरी क्रिया। वह अपने अलावा किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर रहा है वो सामाजिक क्रिया में आ जाएगा। उसके बाद वह मानसिक क्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वह जैसे मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, उसने माचिस की डिब्बिया को देखा, उसने बजती हुई को देखा तो बहुत आकर्षित हुआ तो उसने उसे ले लिया, बजाने लगा। अब मान लीजिए कि उसके हाथों की रगड़ से कैसे न कैसे उसमें एक माचिस की तिल्ली है वो जल जाती है, उससे उसे कष्ट होता है, उसे दर्द होता है। जैसे ही उसे दर्द हुआ वो वहां से रोककर भागेगा। तो इसलिए पहले तो उसने क्रिया की, सामाजिक क्रिया मतलब उसने बाहरी व्यवहार किया। व्यवहार के माध्यम से उसने जो सीखा वो कौन सी क्रिया होगी? मानसिक क्रिया होगी। और इसके साथ साथ वह उससे संबंधित समझ विकसित कर लेगा। समझ या अपन कह सकते हैं कि सूझ विकसित वह कर लेगा, सूझ। तो यहां पर सामाजिक व मानसिक क्रिया द्वारा वह अपने अंदर, स्वयं के अंदर एक समझ विकसित करेगा, एक सूझ विकसित करेगा, जो हमेशा ही अव्यक्त होती है, जो क्या है, दिखाई नहीं देती, वो उसके मस्तिष्क के अंदर ही होती है। उसे ही, समझ को ही अपन क्या कह सकते हैं? संज्ञान कह सकते हैं। और ये अनेक चीजों द्वारा होता है। बालक प्रत्यक्षतः देखता है, फिर उसके माध्यम, उसके साथ है वो विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। व्यवहार के बाद वह उस पर ध्यान देता है, ध्यान देकर फिर उसके प्रति जो विभिन्न क्रियाएं करता है, क्रियाएं करके और उसके माध्यम से उसे हो सकता है सकारात्मक ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसे नकारात्मक चीजों का पता चले। तो इसके माध्यम से अंत में बस इतनी सी बात है, वे प्रक्रियाएं 3 ही रहेगी। पहले सीखना सामाजिक होगा, फिर मानसिक होगा, और मानसिक के माध्यम से वह समझ या सूझ विकसित कर लेगा। उसे ही उन्होंने क्या कहा है? संज्ञान का सिद्धांत। तो यहाँ पर अपनों ने 2 चीजें देखी कि बालक ज्ञान की प्राप्ति कितने रूपों में करता है? 3 रूपों में। और सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है? तो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, सीखने की क्रिया से संबंधित सबसे पहले तो अपनों ने बताया कि उसके अंदर ही अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या चलता है। तो मस्तिष्क के अंदर संगठन, अनुकूलन, ये दोनों प्रक्रियाएं चलती है। और ये जो बाहर दिखाई देने वाली क्रिया है वो सामाजिक व मानसिक क्रिया है। अंत में फिर वह अव्यक्त अवस्था की तरफ यानी समझ या सूझ की तरफ चला जाता है, जिसे संज्ञान कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन उनके सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की तरफ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की तरफ। तो यहाँ पर अपनों ने जो भी चीजें पढ़ी है वो सारी अपनों ने देखी है। और उसके बाद अपन बात करते हैं बालक की विकास की अवस्थाओं की। अगर पियाजे के अनुसार यदि अपन संज्ञानात्मक अवस्थाएं देखें, अपन विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करें, तो देखिए पियाजे के अनुसार ये जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, उनमें यदि अपन बात करें तो कुल अवस्थाएं जो मानी गई है
वो 4 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई है। 4 अवस्थाएं बताई गई है। किस प्रकार से बताई गई है? इन्होंने यूं कहा है कि ये विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, अर्थात प्रत्येक बालक का एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में निरंतर विकास में गति होती रहती है, यानी ऊंचा होता जाता है, बालक का विकास बढ़ता जाता है, उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो इन्होंने जो विकास की ये जो अवस्थाएं बताई, वो कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने पहली अवस्था कौन सी बताई? संवेदी पेशीय अवस्था, या इसे कहा जाता है संवेदना गामक अवस्था। ये बालक में कब से कब तक चलती है? ये बालक में जन्म से, अब कहीं पर 0 से 2 भी मिलता है, कहीं जन्म से 2 वर्ष, तो यहां पर अपन जो सही चीज है वो जन्म से 2 वर्ष ही पढ़ेंगे। संवेदी पेशी अवस्था या संवेदना गामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है पियाजे के अनुसार, वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अपन प्रतीकात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये जो अवस्था है, इसका समय इन्होंने बताया है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, यानी ये 2 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगी, ये 2 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद तीसरी अवस्था की यदि अपन बात करें, तो तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी उम्र इन्होंने बताई है 7 से 11 वर्ष। और ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, और अब अपन बात करते हैं अंतिम चौथी अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहां पर इसकी उम्र मानी है इन्होंने 11 से लगातार, वैसे 11 से 18 भी मानी जाती है, परंतु 11 वर्ष से लगातार अपन यहां पर 11 से 15 कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है वो 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। 11 से 18 भी मानी जाती है, और साथ साथ कहीं कहीं पर 11 से लगातार भी मानी जाती है। ये हुई चौथी अवस्था। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, जिनमें पहली, इस समय बालक का कोई विकास नहीं होता, धीरे धीरे यहां से सीखता है, इससे अधिक यहां, इससे अधिक यहां, इससे अधिक यहां, और यहां पर बालक है वो संज्ञान तक पहुंच जाता है, पूर्ण विकास कर लेता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बालक प्रत्येक अवस्था में वातावरण के साथ क्रिया करता हुआ या क्रिया व्यवहार करता हुआ सीखता है, अर्थात इन्होंने भी वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान इसमें माना है कि प्रत्येक अवस्था में बालक पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण से वो विभिन्न चीजें ग्रहण करता हुआ और यहां से यहां तक चलेगा। तो पहली अवस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। आपको यदि याद हो तो आरटेट, ये जो रीट है वो पहले जैसे आरटेट होता था, उस समय एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था में कौन सी अवस्था चलती है, या 7 से 11 वर्ष की उम्र में कौन सी अवस्था रहती है, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सीधा का सीधा ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए भी यहाँ पर
अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से याद करें। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। इनकी प्रत्येक अवस्था में जो महत्वपूर्ण चीजें इनके द्वारा बताई गई है वो चीजें भी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है उनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो पहली अवस्था, पहली अवस्था इन्होंने कौन सी बताई है? इन्होंने बताई है संवेदी पेशीय या संवेदना गामक अवस्था। कहां से? जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए, संवेदी संवेदना एक ही बात है संवेदना के लिए, यानी बालक इस समय संवेदना से सीखता है। अब संवेदना क्या होती है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही संवेदना है। अर्थात यहाँ पर बालक है वो किसके माध्यम से सीखता है? संवेदना के माध्यम से। संवेदना किसे कहते हैं? इंद्रियों द्वारा जो भी प्राप्त ज्ञान है। अब इंद्रियों द्वारा का मतलब है कि बालक को दिखाई देनी चाहिए, उसमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर भाषा का भी कोई योगदान नहीं रहता, भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं रहता। यहाँ पर बालक सिर्फ और सिर्फ देखता है, ग्रहण करता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनुकरण करता जाता है। तो अनुकरण किस रूप में करेगा? मानसिक रूप में या शारीरिक रूप में? तो ये चीज पियाजे ने इस अवस्था के नाम में ही क्लियर कर दी है। कौन सी? गामक। अब यहाँ पर गामक क्या होता है? तो शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखना ही क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं कहलाती है। गामक का मतलब गति से संबंधित होता है, जो शारीरिक गति होती है, तो गामक क्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने संवेदना या गामक क्रियाओं की अवस्था बताई है। तो 2 ही बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। एक तो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरा वह इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो भी शारीरिक क्रियाओं द्वारा करता है। यहाँ पर मानसिक क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर है ही नहीं। साथ साथ यहाँ पर कोई भी भाषा का प्रयोग भी नहीं है। तो यहाँ पर इनके सिद्धांत में इन्होंने एक इसी अवस्था के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। आप पहले इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये स्कीमा क्या है। तो देखिए इन्होंने यहां पर स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। वो स्कीमा क्या है? इस अवस्था में 2 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? संवेदना और गामक। उसके बाद अपन बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा 2 प्रकार का होता है, व्यावहारिक होता है और इसके साथ साथ ज्ञानात्मक भी होता है। व्यावहारिक और ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? व्यावहारिक का मतलब तो होता है सीधी की सीधी शारीरिक क्रिया यानी व्यवहार करना, और ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? मानसिक क्रिया। यहाँ पर अपनों ने अभी देखा कि यहाँ पर बालक का मानसिक विकास नहीं होता, या फिर मानसिक विकास तो होता है परंतु वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता।
देखिए ये तो वृद्धि में आ ही जाता है भी, मस्तिष्क तो धीरे धीरे परिवर्तन कर ही रहा है, अपना विकास कर रहा है, परंतु यहाँ पर यह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो अवस्था होती है इसमें बालक सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रियाएं करेगा और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह अपने मस्तिष्क में कोई चीज ग्रहण करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, आग को देखते ही पकड़ने का प्रयास करेगा, तो जैसे वह आग को देखकर पकड़ने का प्रयास किया, उसका हाथ जला, तो बाद में वह क्या आग के पास नहीं जाएगा, आग से डरने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो, हालांकि उसकी कहीं भी बुद्धि प्रयोग दिखाई नहीं देती, परंतु उसका ग्रहण चलता रहता है, यानी वो चीजों को ग्रहण करता जाता है। बुद्धि का प्रयोग ये नहीं करता कि भाई आग के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं आग मुझे जला तो नहीं देगी, यहाँ बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई शारीरिक क्रिया करेगा, शारीरिक क्रिया द्वारा जो भी उसे परिणाम मिलेगा, उस परिणाम को वो निरंतर ग्रहण करता जाता है। तो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, चाहे शारीरिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, वो उसका निरंतर मानसिक विकास करती रहती है और धीरे धीरे वह बालक 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। और 2 वर्ष में बालक इतना ही कर पाता है कि जिस चीज को छुआ उससे संबंधित उसने चीजें प्राप्त कर ली। इस स्कीमा का शाब्दिक अर्थ भी यदि अपन देखें तो व्यवहार का संगठित पैटर्न ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अर्थात बालक ने यहाँ पर व्यवहार किया, व्यवहार के माध्यम से जो भी चीज उसने संगठित की वो सारी की सारी क्या किस में जाएगी, स्कीमा में जाएगी। तो इन्होंने पहले तो यूं कहा कि बालक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बालक सिर्फ इंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। तो जो बालक शारीरिक क्रियाओं व इंद्रियों से सीखता है वो जाता कहाँ है, उसके मस्तिष्क में ही तो जाता है। तो इस प्रकार से वो ग्रहण तो करता जाता है परंतु प्रयोग नहीं करता। ये अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदनागामक अवस्था। और इस अवस्था में ये 3 ही चीजें महत्वपूर्ण है जो पियाजे द्वारा बताई गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगली अवस्था की तरफ। और अगली अवस्था इनके द्वारा कौन सी बताई गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर अपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक है ये 2 से 7 वर्ष तक। देखिए संक्रिया का मतलब अपन क्रिया से ही लेते हैं और क्रिया से पहले की अवस्था ही कौन सी कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अर्थात यहाँ पर जो बालक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बालक क्रिया करना बंद कर देगा, बालक अस्थिर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि बालक यहाँ पर सोच समझकर क्रिया नहीं करता, अर्थात सोच समझकर क्रिया करने से पहले की ये अवस्था मानी जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे अंतः प्रज्ञ अवस्था कहा जाता है। अंतः प्रज्ञ अवस्था का मतलब है कि वो मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्त करेगा, परंतु किसके माध्यम से, वस्तुओं को देखकर। अब पहले बालक शारीरिक क्रिया द्वारा, अब उस समय उसे आग को देखकर ये मालूम नहीं होता था कि ये जलाती है। यहां पर वह क्या करता है, आग को देखकर यूं आग को देखकर ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ये जलाएगी, यानी वस्तुओं को देखकर। पहले तो सिर्फ छूने के बाद ही ज्ञान मिल रहा था, अब उसको देखकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे अंतः प्रज्ञ की अवस्था भी कहा जाता है। इस उम्र में बालक अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। कैसे, देखिए इस उम्र में बालक के सामने आप
ये तो कॉटन ले जाइए, जिसे अपन रुई कहते हैं, रुई ले जाइए, और ये लोहा ले जाइए, लोहा ले जाइए। दोनों को तराजू के दोनों पलड़ों में रखिए, और दोनों पलड़ों में रखकर बराबर भार का, यानी लोहे के बराबर ही आपको कॉटन लेनी है। तो लोहे का इतना सा टुकड़ा और कॉटन बहुत सारी हो जाएगी, इतनी सारी हो जाएगी। तो आप है वो दोनों की बराबर मात्रा, दोनों की बराबर मात्रा तौल के माध्यम से तौल करके दोनों को समान करके और बालक के समक्ष ले जाकर रख देना। एक तरफ कॉटन रख देना, एक तरफ लोहा रख देना। और बालक से आप जो 2 से 7 वर्ष का बालक है वो, हालांकि आजकल के बालक ऐसे नहीं है, और आजकल के जैसे कंप्यूटर के समान जो बालक उत्पन्न होते हैं, उन बालकों को यदि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर उतारा जाए तो वो तो कहीं आगे होंगे। परंतु ये सामान्य अवस्था है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों का अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर सभी बालकों का समान विश्लेषण करते हुए और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो देखिए, 2 से 7 वर्ष की उम्र के बालक के सामने एक तरफ कॉटन रखिए, एक तरफ वह लोहे का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, और बालक से पूछिए कि भी ज्यादा भारी कौन सा है। बालक कॉटन को ज्यादा भारी बताएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है। तो बालक इस प्रकार से अनुपात में अंतर कर पाता है। अनुपात का मतलब है कि वो यहाँ पर नहीं पहचान पाएगा कि ज्यादा कौन सा है। साथ ही साथ वह भार से संबंधित, लंबाई से संबंधित, इन चीजों से संबंधित, चौड़ाई से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित वह कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता। यहाँ पर बालक का मानसिक विकास इतना अधिक नहीं होता कि वो सब चीजों के बारे में आसानी से बता सके। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इससे संबंधित 1-2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बालक क्या करता है? अनुमान नहीं लगा पाता, परंतु वो जो अनुमान लगाता है ना, आप मान लीजिए कि आप उसके सामने कॉटन और लोहा रख रहे हो, उसने यूं कह दिया कि कॉटन भारी है, रुई भारी है, तो वो कहता है कि भी जो मैं सोचता हूं, जो मैं समझता हूं, वो ही सही है। इस अवस्था का बालक अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता। यानी ये कौन सी अवस्था है? अहम केंद्रित अवस्था है। यानी बालक की जो सारी की सारी सोच है, पसंद है, वो स्वयं पर ही केंद्रित होती है, स्वयं पर केंद्रित होती है। और इसके अंतर्गत वह क्या समझता है? वह समझता है कि वह जो सोच रहा है, वह जो समझ रहा है, वही बात सही है, बाकी सब झूठ है। और इस अवस्था के बालक ही होंगे जो हमेशा यूं देखते होंगे कि नहीं ये चीज ये नहीं ये है। और आजकल के बालकों में यदि देख लो कि बालक को जिस चीज का ज्ञान नहीं होता तो वो स्कूल में जाता है। 7 वर्ष का उम्र का बालक, पहले अलग बात थी, 6 वर्ष के जाते थे। आजकल बालक स्कूल में चले जाते हैं तो उनको जो भी टीचर पढ़ाता है तो उसकी बातों का बड़ा प्रभाव रहता है। तो उसने जो बता दिया वो चाहे गलत है चाहे सही है, वो जिद करेगा कि नहीं ये ही चीज सही है। क्यों? क्योंकि उसने मान ली है। तो बालक अहम पर, स्वयं पर केंद्रित होता है और वो जो मान लेता है उसी को वो सही बताता है। और वो चाहता भी ये है कि मैं जो मान रहा हूं वही सभी स्वीकार करें। साथ साथ इस अवस्था में बालक है वो बाहर खेलने जाता है। बालक बाहर खेलने जाता है, यानी वह पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलने चला जाता है। एक बार प्रश्न ये था कि बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने जाता है, पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तो बालक बाहर खेलने जाता है, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने जाता है। तो वह जब वहां खेलने जाता है तो उस संबंध में वो जो भी क्रियाएं करता है उसको द वर्क ऑफ चाइल्ड कहा जाता है। पियाजे के अनुसार द वर्क ऑफ चाइल्ड कहा जाता है। इसके साथ साथ यहां पर बालक प्रतीकों का निर्माण करने लग जाता है।
प्रतीक बनाने लगता है, यानी किसी भी चीज से संबंधित चिन्ह बनाने लगता है। चिन्ह यानी वह शब्दों से संबंधित भी चिन्ह बनाने लग जाता है और चित्रकारी भी थोड़ी बहुत कर लेता है। हालांकि चित्र अच्छे वो बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। इस उम्र में बालक शब्दों की तरफ, चित्रों की तरफ, वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है और साथ साथ वैसा करने का भी प्रयास करता है, परंतु उचित रूप में या उत्कृष्ट रूप में तो वो उन शब्दों और चित्रों को नहीं लिख पाएगा, परंतु यहाँ पर वह उनके प्रतीक बनाने का प्रयास कर देता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि शब्द व चित्र को अपन यूं समझ सकते हैं कि जैसे बालक को आपने घोड़ा दिखाया तो वहां पर आपने यूं कह दिया कि एक घोड़ा देखा हुआ है और वैसा ही उसने चित्र देख लिया, तो वो चित्र को देखते ही बोलेगा घोड़ा, घोड़ा है ये। तो इस प्रकार से वो चित्रों में सामंजस्य स्थापित कर लेगा, प्रतीकों में संतुलन स्थापित करते हुए ज्ञान प्राप्त करने लग जाएगा। तो ये अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था, और इसमें भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगली अवस्था की तरफ। या फिर एक चीज और बता देती हूं, ये अवस्था विलोमता की अवस्था है। विलोमता की अवस्था है। विलोमता का मतलब, विलोम का मतलब होता है उल्टा। बालक इस समय उल्टे कपड़े पहन लेगा, उल्टी चप्पलें पहन लेगा, यानी वो उल्टी चीजों की तरफ उसे सही, या फिर यूं कहें कि सही व गलत का ज्ञान उसे नहीं रहेगा। सही व गलत का मतलब उल्टे सीधे से मतलब है। सही व गलत ये नहीं है कि वो बालक अपने जीवन के फैसले में सही गलत के निर्णय करने में असमर्थ होगा, वो तो औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगी। सही व गलत में उसको उल्टे सीधे में अंतर नहीं पता होगा। उसको कोई भी खिलौना आपने लाकर दिया है, उसे उस समय इतना पता नहीं रहेगा कि खिलौना उसने उल्टा ले रखा है वो या सीधा ले रखा है। एक बात और बहुत ही रुचिकर बात है वो कि वो बालक है वो सजीव व निर्जीव में भी उल्टा व्यवहार करता है। सजीव व निर्जीव में भी वो क्या करता है, उसको पता ही नहीं रहता कि सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, उसका वह अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक 3-4 वर्ष का बालक है, ठीक है, 3-4 वर्ष का बालक है, तो वो क्या करता है, वो एक जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है और बाहर जाते जाते उसको गेट से लगी वो रोने लग जाएगा तो उसकी माँ आएगी, क्या हुआ, इसने मारी, लो इसको भी मार देते हैं। बालक खुश हो जाता है, बालक उस चीज को भूल जाता है, उसे ये नहीं पता भी इस गेट को तो लगी नहीं। तो यहाँ पर वो सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने 2 के बाद 7 वर्ष की उम्र छोड़ो, 2 से 5 वर्ष तक के बालक को आपने कोई भी खिलौना ला दिया। खिलौना जैसे कोई बच्ची है तो उसको गुड़िया ला दिया, कोई टेडी बियर वगैरह, बहुत सारे इस प्रकार के खिलौने आते हैं जो बच्चे के समान ही दिखते हैं। तो वैसा कोई खिलौना ला दिया तो वो उसको अपना मित्र बना लेगा और मित्र बनाकर और उसे पास बैठाएगा। मैं खाना तभी खाऊंगा जब इसको खिलाओगे। उसको भी बराबर खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, नहलाने के लिए, मतलब हर एक काम उसका भी करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता भी ये निर्जीव है, इसको ये सारी की सारी चीजों की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी वह इस प्रकार की हरकतें इस अवस्था में करेगा। तो वह सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, विलोमता नहीं पहचान पाता, और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, वह अपने व्यवहार को अहम केंद्रित रखता है। सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो इस अवस्था का बालक है। घर में, मोहल्ले में उससे आगे न कोई है न जा सकता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और
यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने देखा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अपनों ने अर्थ देखा, संज्ञान का अर्थ क्या है, सिद्धांत के विभिन्न नाम देखे, फिर ज्ञान प्राप्ति से संबंधित पियाजे ने जो प्रक्रिया बताई है, क्रिया बताई है, इसके साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने के जो 3 रूप बताए हैं, उनको देखते हुए और अपन बढ़े किस तरफ संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित की गई या वर्णन की गई विभिन्न अवस्थाओं की ओर। तो 2 अवस्थाएं अपनों ने आज की क्लास में देख ली हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।